आज का मौसम काफ़ी सुहाना है। सुबह से दिल्ली पे बादल छाए हैं और रिमझिम बरसात हो रही है। आज की डेट है 23 दिसंबर 2024। हमारी फर्स्ट न्यूज़। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी किया है। हमारे पीएम 2 दिन की विजिट पे गए थे कुवैत के। GS2 का टॉपिक बनता है, प्रीलिम पैट क्वेश्चन मिलते हैं। इंडिया कुवैत। हमने एक MOU बनाया डिफेंस कॉपरेशन पे। हम एक्सचेंज करेंगे हमारे डिफेंस पर्सनल को। हम जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे, साथ ही सप्लाई करेंगे मिलिट्री इक्विपमेंट का। हमारी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो काफ़ी आगे चल गई है, जिसमें फार्मास्यूटिकल, IT, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी पे बात हुई। हमें और डिपेंड करना है हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप को। हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बन जाती है। हमने कहा है कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को, आप इंडिया में आइए और यहाँ इन्वेस्ट कीजिए ढेर सारे फील्ड में, एनर्जी, डिफेंस, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मा एंड फूड पार्क। साथ ही हमने 2 और MOU किए। एक आता है कल्चरल एक्सचेंज पे, दूसरा आता है स्पोर्ट कोऑपरेशन पे। हमने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है हमारे जॉइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन में, जिसमें ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी एंड कल्चर। ऑलरेडी हमारे पास कुछ जॉइंट वर्किंग ग्रुप थे, जैसे हेल्थ पे, मैन पावर पे एंड हाइड्रोकार्बन पे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को कुवैत ने उनका सर्वोच्च सम्मान अवार्ड दिया है। नाम है मुबारक अल कबीर ऑर्डर। ये प्रीलिम पैक्ट मिलता है। अब चलेंगे आगे। ये न्यूज़ हमारे लिए काम की नहीं है, पर इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1924 में कांग्रेस का सेशन हुआ था बेलगांव में। उसी सेशन को अभी 100 ईयर पूरे हो गए। हो सके नेक्स्ट ईयर प्रीलिम में या मेंस में कई क्वेश्चन बन जाए। ये वनली सेशन था जिसको प्रिसाइड किया था हमारे गांधी जी ने। अगला कीवर्ड आता है यहाँ पे सेवा दल। सेवा दल को सोशल सर्विस के लिए गांधी जी ने बनाया था। ये भी एक प्रीलिम पैक्ट पॉइंट है। अब चलेंगे आगे। ये न्यूज़ पूरी नहीं पढ़नी है। इसमें एक कीवर्ड है जो हिस्ट्री में प्रीलिम में बन सकता है, कविराज मार्ग। इसको लिखा था कन्नड़ा में। हमारे राष्ट्रकूट किंगडम के किंग थे अमोघ वर्ष। उन्होंने अमोघ वर्ष ने जो राष्ट्रकूट किंग थे उन्होंने लिखा था कविराज मार्ग 9th सेंचुरी में कन्नड़ा लैंग्वेज में। अब चलेंगे आगे। ये आर्टिकल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें फाइट करना है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या ऑप्शन है, हम देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग फाइट COP29 बाकू में हुई थी, जहाँ पे हमें डिसअपॉइंट होना पड़ा। हम एक तरफ इंटरनेशनल क्लाइमेट पे बात कर रहे थे, बात अभी भी अटकी है, लेकिन हमारा जो प्लानट है वो काफ़ी हॉट बनता जा रहा है। हमें रिक्वायर है एमिशन कम करने को। हमें चलना है नेट जीरो इमिशन की तरफ। डेवलप कंट्री ने कहा है हम 2050 तक नेट जीरो करेंगे। चाइना ने कहा है 2060 तक। इंडिया ने बात कही है 2070 तक। हमारा जो पंचामृत है उसमें 2070 तक हम नेट जीरो इमिशन की तरफ चलेंगे। यूरोपियन यूनियन ने एक मैकेनिज्म लाया था, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। उन्होंने कहा था अगर आप जितना कार्बन टैक्स अपने यहाँ पे लगाओगे, अगर आपने नहीं लगाया जितना वो कार्बन इमिट कर रहा है, उस पर हम पेनल्टी यहाँ पे लगा देंगे। इस वजह से दिक्कत और आ सकती है। अगला कीवर्ड आता है पिकिंग ऑफ इमिशन। मतलब आपका इमिशन कब हाई लेवल पे चला जाएगा, उसके बाद वो स्लोली नेट जीरो की तरफ चलेगा। इंक्रीज करता है, आप उसको मान लीजिए। G7 ने कहा है हम 2025 को पिकिंग मान लेंगे। US ने, UN ने भी इसको मान लिया है। अभी फोर्स कर रहा है, रेफरेंस आता है इंडिया का, चाइना का। आप भी उसको मान लीजिए, अपना पिकिंग गियर डिक्लेयर कर दीजिए। उसके बाद आपका इमिशन स्लोली कम होना चाहिए। हमें अचीव करना है क्लीन एनवायरनमेंट को। हमें चाहिए मोर इलेक्ट्रिसिटी टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल। आज हम जितना ऑयल यूज़ करते हैं, पेट्रोल डीजल, वो हमें कम करना है। इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है ये दुनिया में 3rd है एवरेज में। हमारे सामने 2 चैलेंज आते हैं। फर्स्ट आता है कॉस्ट का, हम कितना कॉस्ट बेयर कर सकते हैं। सेकंड आता है हमें चाहिए लॉन्गर ट्रांजिशन टाइम। लेकिन क्या हम 2070 तक वेट कर सकते हैं?
क्योंकि हमें ऑलरेडी प्रेशर आ रहा है, आप पिकिंग ऑफ इमिशन डिक्लेयर कर दीजिए। क्या होता है पिकिंग ईयर? एक इंटरमीडिएट स्टेज है जहाँ पे आपका इमिशन प्लेटो रुक जाता है बिफोर डिक्लाइन टू नेट जीरो तक। चाइना ने कहा है हम 2030 तक वहाँ पे चल जाएंगे। इंडिया बाहर नहीं रह सकता, हमें भी हमारे एमिशन को कैप करना होगा। हमें चाहिए एक मोर कॉम्प्रेस ट्रांजिशन शेड्यूल, मतलब जो हम आज डिपेंड है हमारे टेक्नोलॉजी पे, हम बना सकते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड हाइड्रोजन पे, लेकिन इसको बनाने में भी कम से कम 10 साल को हमें वेट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं कमर्शियल वायबल हो जाएगा। हमें रैम अप करना है हमारे एनर्जी जनरेशन को। क्या हम स्किप कर सकते हैं जो प्रेशर हम पे बन रहा है अर्ली पिकिंग के लिए? वाइल दुनिया में जितने भी क्लाइमेट नेगोशिएशन चलते वो वॉलंटरी होते, आप आइए अपनी बात रखिए और आगे चलिए, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो काफ़ी इनफोर्सफुल हो जाता है थ्रू बायोलेटरली टैरिफ मेजर, जैसे हमने अभी कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म की बात कही, या फिर उसमें इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की कंडीशन आ सकती है। पिकिंग लेवल डिटरमाइन करेगा क्वांटम ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर फ्यूचर ग्रोथ के लिए, आप कितना इमिट कर पाओगे, उसके बाद फ्यूचर ग्रोथ के फ्यूचर जनरेशन के पास कितना समय रहेगा जो अपना कार्बन इमिट कर पाए। वी नीड टू रैपिडली रैम्प अप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हमें एनर्जी लेवल को बढ़ाना चाहिए। ये हमारे लिए काफ़ी सस्टेन बन जाता है, हम खुद अब एक्सपेक्ट कर ले हमारे पिकिंग ऑफ एमिशन को। हमें चलना है नेट जीरो इमिशन की तरफ। हमारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए क्लीन सोर्सेज पे, जिस पे हम ट्रांसपोर्ट पे, इंडस्ट्री सेक्टर में भी इलेक्ट्रिफिकेशन करने की ज़रूरत है। आईआईटी बॉम्बे के अंडर में एक फाउंडेशन आता है, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया था इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ इन अ कार्बन कंस्ट्रेंट वर्ल्ड में। उन्होंने कहा था भारत को 2070 तक अपनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 21,000 टेरावाट हावर तक, ये काफ़ी बड़ी हो जाती। इकोनॉमिक्स मैगजीन आती, उन्होंने इंडिया को सजेस्ट किया है आपकी जो ग्रोथ रहेंगी आप डीकपल कीजिए एनर्जी के साथ। उनका कहना है क्या इंडिया की सर्विस इकोनॉमी मिनिमाइज करेंगी उनकी एनर्जी नीड को। हमारे जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं उनको चाहिए बड़ी मात्रा में एनर्जी, क्योंकि वो चलाती है डिजिटल इकोनॉमी। जनरेटिव एआई, इसके लिए भी एनर्जी डिमांड काफ़ी बड़ी होती है, एंड जनरेटिव एआई और उसकी एनर्जी डिमांड, इस पे 2024 के मेंस में इथिक्स में केस स्टडी आई थी, आप वो केस स्टडी पढ़ लीजिए। उस वजह से क्यों जो बड़ी बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर टेक्नोलॉजी जायंट्स वो अब न्यूक्लियर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आज सिर्फ वनली सोर्स है क्लीन पावर के लिए। मुझे लगता है जब केस स्टडी बनाई गई थी GS4 की, और जिसने पेपर सेट किया था उसने ये टॉपिक पढ़ लिया होगा। टॉपिक था जनरेटिव एआई का, उस वजह से एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, और जो बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है या अदर टेक्नोलॉजी जायंट्स है वो अपना न्यूक्लियर पावर की तरफ चल रहे हैं। हमें चलना है एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ। हमारे पास दो चॉइस है, एक है रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी। पर कौन सा हमारे लिए कॉस्ट कम करेगा और लैंड का इश्यू कम कर देगा? रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप करने में दिक्कत है, लेकिन उसका जो स्टोरेज है और ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो काफ़ी बड़ा है। हमारे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, उनका एक पेपर पब्लिश हुआ था, उन्होंने दो बात रखी। एक बात रखी रिन्यूएबल एनर्जी पे, दूसरे की न्यूक्लियर पावर के। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से बिजली बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें चाहिए 4 to 7 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आता है, लेकिन न्यूक्लियर पावर का कॉस्ट पर यूनिट के लिए सिर्फ 3 रुपये आता है। रिन्यूएबल एनर्जी में 2070 तक हमें चाहिए कम से कम $15 ट्रिलियन, $15 ट्रिलियन, लेकिन न्यूक्लियर पावर के लिए मात्र $11 ट्रिलियन की जरूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 4,12,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड, जो आज हमारे पास मात्र 2 लाख सरप्लस लैंड अवेलेबल है, ये उसका दुगना चाहिए। लेकिन न्यूक्लियर पावर के लिए मात्र 1,83,000 लैंड चाहिए स्क्वायर किलोमीटर में। उसके बाद ये जो कंपैरिजन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा GS3 में मेंस में हमें लिखने में काम आएगा। COP28 जो UAE में हुई थी, वहाँ पे एक ग्रुप बना था 20+ कंट्री का, उन्होंने प्लेज ली थी
हम अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रिपल कर देंगे 2050 तक। यूएस आज अपने एनर्जी का 20% न्यूक्लियर से बनाता है, फ्रांस 70%, काफ़ी बड़ी बात है। जापान ज्वाइन किया ग्रुप को। उनके बाद फुकुशिमा एक्सीडेंट 2011 में हुआ था, तभी भी उन्होंने उसको मान लिया, हम भी अब न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ चलेंगे। लेकिन आज इंडिया में मात्र 3%, ओनली 3% न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। ये प्रीलिम फैक्ट पॉइंट हमें मिलता है। हमें रैप अप करना है हमारे न्यूक्लियर पावर को, उसके लिए चाहिए गवर्नमेंट का सपोर्ट। साथ ही जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको हमें स्टेटस देना होगा ग्रीन एनर्जी का। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें कर सकते हैं। इतना करने के बाद भी इशू आता है फाइनेंस का। COP29 जो बाकू में हुआ था, जहाँ पे डेवलप कंट्री ने कमिट किए थे हम आपको 2035 तक एवरी ईयर 300 बिलियन देंगे। लेकिन डिमांड कितनी आई थी? डिमांड आई थी $1.3 ट्रिलियन की, और जितना भी लोन मिलेगा उसमें कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। हमारे जितने बड़े बड़े मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक है, उनके कुछ लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशन है, उनको भी अपने लॉ में चेंजेस करने होंगे, तभी जाके वो फाइनेंस दे पाएंगे। हमें एनर्जी ट्रांजिशन पर चलना है। हमारे पास कार्बन स्पेस काफ़ी लिमिटेड है और उसी में हमें फाइट करेंगे। हम इक्विटेबली शेयर कर सकते हैं कार्बन स्पेस को हमारे फ्यूचर ग्रोथ के लिए। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब चलेंगे आगे। अंडर सी वारफेयर पावर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GS3 में सीधा मेंस में क्वेश्चन बनता है। क्या है देखेंगे। अंडर सी वारफेयर, हमारी नेवी ने एक ऑपरेशन संकल्प शुरू किया था। ऑपरेशन संकल्प जो इंश्योर करता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग, जो पायरेसी से सेव करना है, पायरेसी एंड हमें असिस्टेंट देना है शिप को, जिनको टारगेट किया जाता है हौती रिबेल के माध्यम से, जो रेड सी में एक्टिवेट है। MN में हमने हमारा न्यूक्लियर ट्राइट पूरा किया है, जिसमें हम एयर में से, लैंड पे से एंड वाटर पे से न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। INS अरिहंत ये हमारी सेकंड न्यूक्लियर पावर कैपेबल बैलिस्टिक सबमरीन है, जिसमें एडवांस सोनार एंड प्रोपेलन सिस्टम है, जिसमें साथ ही अपग्रेडेड एकॉस्टिक डैम्पनिंग भी है, जो नॉइस को कम करेगी। इसमें K4 एक सी अंडर सी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज कम से कम 3500 तक है। ये भी एक प्रीलिम फैक्ट बनता है। हमने शुरू किया है प्रोजेक्ट 77। हम बनाएंगे 2 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन। इस वजह से हमारी नेवी की अंडर वाटर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी और इंडिया वनली नॉन P5 नेशन बन जाएगा। अभी अंडर वाटर मिसाइल न्यूक्लियर वाली सिर्फ P5 कंट्री की बात है, जो यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर्स है। हमने शुरू किया है प्रोजेक्ट 75, जिसमें हम कोलैबोरेशन करेंगे फ्रांस के साथ। हमें बनानी है 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, जो एक है कलवान, सेकंड खंडेरी, तीसरी कराज, 4th वेला, 5th वगीर एंड 6th वर्कशीर, जिनको बनाएगा माझगांव डॉक लिमिटेड, जो आता है मुंबई में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे फ्रांस। यहाँ पे मिलेगा हमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, मतलब लॉन्ग टर्म तक हमारी सबमरीन वाटर के नीचे रह सकती है। अगला आता है अनमैन अंडर वाटर व्हीकल। ये ऐड करेगा इंडिया के अंडर सी कैपेबिलिटीज़ को। हमें एक सिंबॉलिक इंडिया की पोजीशन आएंगी नीचे टेक्नोलॉजी में। हम एक स्ट्रैटेजिक इनेबलर है टू एड्रेस करेंगे कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्विंग थ्रेट इन मैरीटाइम स्पेस में। लेकिन हमारे सामने क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं? हमें कोऑर्डिनेशन अच्छे होना चाहिए एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी के बीच में। सेकंड आता है बजट इशू, जिसमें एलोकेशन का इशू आता है, साथ ही टाइम में भी डिले हो जाता है, और जितने भी टेंडर आते हैं उनको हमें इवेल्युएट करना होता है। इसमें काफ़ी टाइम जाता है। इसके लिए राइटर ने कुछ सुझाव दिए। उन्होंने कहा है आप कॉपरेशन कीजिए, कोलैबोरेशन कीजिए स्ट्रैटेजिक पार्टनर के साथ एंड अदर फ्रेंडली नेशन के साथ। इंडिया को अपने मैरीटाइम नेशन को ग्रोथ करना है। हम सपोर्ट करेंगे हमारे मैरीटाइम विजन को, जिसमें आता है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन।
हमें फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक बनाना है। ये आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। GS3 में सिक्योरिटी में सीधा क्वेश्चन बनता है। साथ ही कुछ प्रीलिम फैक्ट पॉइंट हमें यहाँ मिलते हैं। अब चलेंगे आगे। प्रिंसिपल बिहाइंड वर्किंग ऑफ स्पीड गन। स्पीड गन होती क्या है, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, ये दो कीवर्ड यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। हम देखते हैं हाईवे पे पुलिस पेट्रोलिंग के टाइम वो एक स्पीड गन लेके खड़े होते हैं और सामने वाली व्हीकल कितनी स्पीड से आती है ये उसको चेक करते हैं। स्पीड गन मेजर करती है स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग कॉन्टेक्ट विद ऑब्जेक्ट। ये डिवाइस बाउंस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। इसमें होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का, जो कैप्चर करता है रिफ्लेक्शन को, और इसमें यूज किया जाता है डॉपलर इफेक्ट टू इन पर ऑब्जेक्ट स्पीड। स्पीड गन इलेक्ट्रॉनिक होती है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स सर्किटरी रहती है जो इमिट करती है रेडिएशन को। इस वजह से हम मेजर करते थे व्हीकल की स्पीड को। ये जो डिवाइस है स्पीड गन, ये वाइडली यूज किया जाता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर के माध्यम से जो ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, कोच जो स्पोर्ट में परफॉर्मेंस देते हैं, या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जिनको एक्यूरेट पोजीशन को ट्रैक करना होता है। अगला आता है डॉपलर इफेक्ट। अगर आप कहीं खड़े हो, आपके सामने से एम्बुलेंस जा रही है, पुलिस वैन जा रही है, अपना सायरन बजाते हैं, तो जैसे जैसे वो आपके पास आती है उसकी वॉइस बढ़ जाती है, और जैसे दूर जाती है वो साउंड कम हो जाता है। इसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। ये सिंपल काम करता है कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी पे। उसकी जो वेव आती है और फ्रीक्वेंसी आती है, इसमें आते हैं वेव यानी फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेंगी उतनी हाई पिच बन जाएंगी। स्पीड गन में यूज किया जाता है रेडियो ट्रांसमीटर को एंड रिसीवर को। ट्रांसमीटर एमिट करते हैं रेडियो वेव्स को और रिसीवर कलेक्ट करता है वेव्स को जो रिफ्लेक्ट करती है ऑब्जेक्ट के साथ। इसमें अगला कीवर्ड है लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लिडार में यूज़ किया जाता है लिडार में यूज़ किया जाता है लाइट, लेज़र लाइट, और स्पीड गन में यूज़ किया जाता है रेडियो वेव्स। ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। अब चलेंगे आगे। चिलाई कलान, ये बस एक प्रीलिम फैक्ट पॉइंट हमें मिलता है। जहाँ से शुरू होता है कश्मीर में हर्षिट विंटर, ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। चिलाई कलान एक प्रीलिम फैक्ट पॉइंट है, बाकी न्यूज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलेंगे आगे। ये आर्टिकल स्पॉटलाइट का सोसाइटी, GS2 पॉलिसी, GS3 इकोनॉमी, इथिक्स में केस स्टडी, ऐसे हम कहीं भी लिख सकते हैं। क्या है देखते हैं। वुमन टेक ऑन पैट्रियार्की, केस स्टडी आई है झारग्राम से जो वेस्ट बंगाल में। केरला सुंदरी ये किसी लड़की का नाम नहीं है, यह है ऑर्गेनिक पैडी। इसको बनाते टाइम कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता और पर स्टॉक के हिसाब से ये कम से कम 400 ग्रेन आपको मिलता है। अमोन एक पैडी का फॉर्म भी हमें पता है, लेकिन अमोन नाम से उन महिलाओं ने बनाया है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। अमन का बंगाली में मतलब होता है जून जुलाई का परेड, जिस टाइम राइस को किया जाता है, सोविंग किया जाता है। और इस अमन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में सारी महिलाएं जिन्होंने सपोर्ट किया है 8,000 फार्मर को। उन्होंने लास्ट ईयर 800 टन वैरायटी पैडी की बनाई थी, उन्होंने प्रोड्यूस किया था, और उनका टर्नओवर था 2.2 करोड़ रुपीज़। ये जो NGO है, ये जो कंपनी है, ये वुमन को इकोनॉमिक फ्रीडम देती है, साथ ही उनको कॉन्फिडेंस गेन करती है एंड सोशल स्टैंडिंग भी बढ़ा देती है। इनका फोकस रहता है वर्मी कंपोस्टिंग पे, यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंप्रूव होता है सॉइल का हेल्थ भी, साथ ही क्रॉप की एल्ड भी बढ़ जाती है। परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना हमारी गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है। हम गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं, आप ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पे फोकस कीजिए, जिस वजह से इन्वायरमेंट को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं रहेगा। अगला कीवर्ड है प्रधान। GS2 का टॉपिक है NGO, सिविल सोसाइटी एंड देयर रोल इन इंडियंस डेवलपमेंट। इस साल भी 2024 के में इसमें क्वेश्चन आया था, क्या रोल रहता है सोशल इश्यू पे NGO का।
हम ये पॉइंट वहाँ लिख सकते हैं। प्रधान प्रोफेशनल असिस्टेंट फॉर डेवलपमेंट एक्शन एक एनजीओ है जो हेल्प करती है ऑर्गेनिक कलेक्टिव को। इनका एम है एलिमिनेट करना है रूरल पावर्टी। दे प्रिजर्व करते सीड्स ऑफ देज इंडिजिनस वेराइटीज़ उनके एनुअल हार्वेस्ट से, और उसी को यूज़ किया जाता है अगले साल। ये कंट्रोल करते सीड क्वालिटी को। ये जो मूवमेंट चल रही है अराउंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये वुमन को मोर देन जस्ट इकोनॉमिक फ्रीडम देती है, साथ ही ये एबल करती है आप ब्रेक कीजिए अपने बैरियर को बेटर कीजिए। साथ ही उनके जो काम में उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है उनके वर्क की। ये हमारे GS3 का टॉपिक बनता है वुमन का पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर। बात है वेस्ट बंगाल की, जहाँ पे मोर देन मैन वुमन ज़्यादा एग्रीकल्चर में एक्टिवेट है 57%। उसके पीछे उन्होंने एक रीज़न दिया है। वो कहते हैं जो मैन है वो माइग्रेट कर जाते हैं अदर स्टेट में, तभी भी इतना हाई लेवल पे पार्टिसिपेंट रहने के बाद भी वुमन के नाम पे ज़्यादा लैंड नहीं है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की एक स्कीम है वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए, उशर मुक्ति। इन्होंने रिजनरेट किया है 7 मेजर रिवर को। उनके सामने एक चैलेंज दिया है आखिरी में। राइटर कहते जो वाइल्ड एनिमल होते ये डिस्ट्रॉय करते उनके क्रॉप को, और ये जो एरिया है एक हॉटस्पॉट बन चुका है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। ये न्यूज़, ये आर्टिकल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आज के लिए इतना ही है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।